एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को बना करके बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने, केंद्र ने और राज्य सरकार दोनों को उपलब्ध करा दिया बिल बना करके। कर्नाटका की और राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार ने इस बिल एक्ट को लागू भी किया। अधिवक्ता मतदाता आपको पुनः एक बार वोट दें, क्यों? इसलिए वोट दे, हमने अधिवक्ताओं की आवाज को ऊपर ले जाने का प्रयास किया है। मेरा तो मानना है कि 80% शिकायतें फेक होती है। मैं स्वतः उसका उदाहरण हूँ। जो वकील इनकम टैक्स पे ही नहीं है, उनको आयुष्मान से जोड़ा जाए, इस पर भी कोई सुनवाई नहीं है। कभी आपके दिमाग में आया कि निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था होनी चाहिए? संशोधन पार्लियामेंट को भेजा जा चुका है, करेगी पार्लियामेंट, वो सुनने को तैयार नहीं है। इस देश का वकील जिसे चाहे उसे वोट दे, लेकिन एक बार वो एहसास तो सरकारों को कराए, टिकट सरकार देती है और टिकट के पैसा सरकार के पास जाता है। 2 रुपया अगर प्रति वकालतनामा अगर बार काउंसिल को जाता है। आपका सुझाव अच्छा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का निर्वाचन इस समय चल रहा है। प्रत्याशी लगातार अधिवक्ता मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और उनसे अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। बार काउंसिल चूँकि एक संविध संस्था है, एक नियमन संस्था है, अधिवक्ताओं के लिए नियम बनाती है, अधिवक्ताओं का पंजीकरण करती है, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करती है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव होता है और ये पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं का चुनाव होता है, इसलिए अपने आप में एक बड़ा चुनाव माना जाता है। आज हमारे साथ एक प्रत्याशी बैठे हैं, श्रीनाथ त्रिपाठी जी, जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के को चेयरमैन रहे हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आप सदस्य हैं। तो आज आप गोरखपुर के दौरे पर हैं और आज हमारे साथ आप बैठे हुए हैं, तो हम अपने दर्शकों के लिए मैंने सोचा कि ये बेहतर अवसर है कि श्रीनाथ त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, तो मैं इनसे बात करूं और आप तक मैं अपने माध्यम से इनकी योजनाओं को, जो इनकी कार्य योजनाएं हैं, जो इनकी सोच है, उसको आप तक मैं पहुंचाऊं। तो त्रिपाठी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। तिवारी जी, जैसे हमने बताया कि बार काउंसिल आप उत्तर प्रदेश का चुनाव अपने आप में एक बड़ा बृहद चुनाव है। चूँकि आप को चेयरमैन रहे हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य रहे हैं, बार काउंसिल के बारे में तमाम सारी विरोधाभासी बातें कही जाती हैं। क्योंकि आप एक सदस्य हैं, सदस्य की हैसियत से आपसे हमारी बात हो रही है। प्रत्याशिता ठीक है आपकी है, लेकिन आपको बहुत सारा अनुभव है, तीसरा चुनाव आप लड़ रहे हैं। तो बार काउंसिल के बारे में ये कहा जाता है कि बार काउंसिल लगातार मनमाना फैसला लेती है। जब भी कभी जिले स्तर पर कोई कार्रवाई होती है तो बार काउंसिल उसमें कोई विशेष सहयोग नहीं कर पाती है। तो कहाँ तक इसकी जो प्रासंगिकता है, इस पर क्या आप कहेंगे? देखिए, मैं पहले अपना परिचय पूरा स्पष्ट कर दूं। मैं श्रीनाथ त्रिपाठी एडवोकेट, वाराणसी में फौजदारी क्षेत्र में वकालत करता हूं। मूलतः मैं लाल रोड देवरिया, ग्राम कुंडावलतारा का रहने वाला हूं और गोरखपुर से पहले से जुड़ाव है। हमारे पिताजी की डिग्रियों में जिला गोरखपुर ही लिखा हुआ है। अच्छा। तो गोरखपुर कोई नई जगह हमारे लिए नहीं है। तमाम संबंधी रिश्तेदार नाते यहाँ पर बने हुए हैं और आज भी हैं। दूसरी बात जो आपने पूछा, बार एसोसिएशन संचालित होता है अपने बायलॉज से, लेकिन बार काउंसिल संचालित होता है एडवोकेट्स एक्ट 1961 से, और उसमें किसी प्रकार के नियमन संशोधन का सर्वाधिकार संसद को है और किसी को नहीं है। आप बार एसोसिएशन में अपने बायलॉज को जब चाहें तो सुधार सकते हैं, बदल सकते हैं, सुविधा अनुसार कर सकते हैं। देखें, आपने मिसकंडक्ट के बारे में पूछा, तो देखें समाज में तो बहुत सी बातें आती हैं, लेकिन एडवोकेट एक्ट में निर्धारित है कि 2 तरह के मिसकंडक्ट ही अधिवक्ताओं के खिलाफ दंडित किए जाने योग्य हैं। पहला प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, दूसरा अदर मिसकंडक्ट। अदर मिसकंडक्ट को भी परिभाषित किया गया है कि वो भी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ ही होना चाहिए। आम तौर पर देखें, हमारे अधिवक्ता साथियों को और बार काउंसिल के कुछ सदस्यों को भी ये भ्रम पैदा हो जाता है कि वो सावरेन हो गए। सावरेन नहीं है। इस मिसकंडक्ट की परिधि के बाहर जाकर किसी अधिवक्ता को आप दंडित करते हैं तो सर्वथा गलत है। इसीलिए बहुत बार ऐसा हुआ कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के लोगों ने अपने साथी अधिवक्ताओं को दंडित किया, जो आगे से जाकर खारिज हो गया। मैं स्वतः उसका उदाहरण हूं। मैं दूसरे के लिए क्या कहूं। मैंने बीएनएस बनाए जाने को लेकर के, बीएनएस को बनाए जाने को लेकर के इलाहाबाद में एक भाषण दिया था प्रयागराज में। उसमें 22 हाई कोर्ट्स के अध्यक्ष महामंत्री उपस्थित थे और मैंने कहा
कि यह बिला वजह की कसरत है। अगर नाम बदलना है तो नाम बदल दीजिए, सेक्शन में कुछ घटाना बढ़ाना है तो बढ़ा घटा दीजिए, लेकिन आप किसी भी तरह से क्रम न बदलिए धाराओं का। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस की आज सब त्रस्त हैं, तबाह हैं। उससे तात्कालीन सरकार पीड़ित हुई और उसने हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया में लिखा कि यह गलत किया गया, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन महोदय ने मुझे वहाँ से बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश पर दबाव बनाया, और हमारे उत्तर प्रदेश के साथी उनके कहने में आ गए और उन्होंने आकर के मेरे खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव दिया, सिर्फ इस बात को पर कि मैंने अधिवक्ता हित में बयान दिया था। मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास किया गया और अंततः वो विश्वास प्रस्ताव पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जाकर के मुझे निष्कासित कर दिया। लेकिन मैं उसको लेकर कोर्ट ऑफ लॉ में गया और कोर्ट ऑफ लॉ में मिनटों में उसको स्टे कर दिया और अंततः बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उसको वापस दे लिया। तो मैं दूसरे को क्या कहूं? सर, देश की सर्वोच्च वकीलों की संस्था ने जब मेरे साथ हकतलफी की, मैं उससे पीड़ित व्यक्ति हूं, तो मैं यहां के लोगों से भी कहूंगा कि हमारे उत्तर प्रदेश के बार काउंसिल के सदस्यगण भी ऐसी गलतियां कई बार कर जाते हैं कि जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में, अदर मिसकंडक्ट में नहीं आता है, उसको लेकर के भी अधिवक्ताओं को गुस्से में आके पीड़ित करना चाहते हैं और बाद में वो अपर कोर्ट से वो किसी तरह से गलत साबित होता है। तो ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है। करके ये कहीं कहीं ये बात सही है कि बार काउंसिल निश्चित रूप से बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश कहीं कहीं मनमानी करती है, ये आपके बातों से भी नहीं। जनरल बार काउंसिल की बात मैं नहीं कहूंगा, कुछ एक सदस्य ऐसे हैं जो ऐसा कर गुजरे हैं, ये उनको नहीं करना चाहिए था। कम से कम अपने जिले में इस तरह का स्टेप नहीं उठाना चाहिए था, कुछ बर्दाश्त करना चाहिए था, कुछ डांट डपट के चीज़ों को सुलझा लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये सवाल ये है ना, जैसे तिवारी जी, जैसे आप एडवोकेट एक्ट बना 1960 में, इन्फोर्समेंट हुआ 61 में, उस समय 25 सदस्यों की व्यवस्था की गई थी, उस समय जिले भी कम रहे होंगे, उस समय अधिवक्ताओं की संख्या कम रही होगी। आज की स्थिति बदल गई है, आज 75 जिले हो गए हैं, अधिवक्ताओं की संख्या 4 लाख से ऊपर लगभग बताई जा रही है। ऐसी स्थिति में आपको क्या नहीं लगता है कि अब सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए? देखिए, बड़ी अच्छी बात आपने उठाई। मैं इस पर निवेदन कर दूं कि एडवोकेट्स एक्ट में अमेंडमेंट का सर्वाधिकार पार्लियामेंट को है। बार काउंसिल ऑफ यूपी और इंडिया से तमाम संशोधन के लिए प्रस्ताव भेजे गए हैं संसद के विधायी समिति को, लेकिन संसद की समिति ने उसको किनारे रख दिया है। मैं एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। प्रधानमंत्री होने के पहले जो हमारे वाराणसी से 3 बार प्रधानमंत्री पद का चुनाव, उन्होंने संसद का चुनाव जीता। गुजरात में गांधीनगर में एक महात्मा मंदिर नामक एक बड़ा प्रसिद्ध ऑडिटोरियम है। हमारे उड़बी प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री के प्रत्याशी होने के बाद एक बैठक हिंदुस्तान के वकीलों की बुलवाई, सारे बार काउंसिल के लोग और अधिवक्ता वहाँ एकत्रित हुए बड़ी बड़ी संख्या में। वो ऑडिटोरियम हिंदुस्तान का एक यूनिक ऑडिटोरियम है। वहाँ उपस्थित होने के बाद प्रधानमंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा कि जब भाजपा के या हमारे अच्छे दिन आएंगे तो वकीलों के भी अच्छे दिन आएंगे। आज तक मुझे उस अच्छे दिन की, हम सभी को इंतजार है उस अच्छे दिन का कि कब वो अच्छे दिन आएंगे। तो जब आज तक भारत के प्रधानमंत्री ने वकील शब्द का व का उच्चारण नहीं किया, हम लोगों की तरफ से यह भी मांग गई कि जो वकील इनकम टैक्स पे ही नहीं है उनको आयुष्मान से जोड़ा जाए, इस पर भी कोई सुनवाई नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे वाराणसी से 3 बार एमपी हैं, लेकिन हमारे बार स्टेशन में आज तक उन्होंने आने की तकलीफ नहीं किया। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय वाराणसी का दौरा अक्सर करते हैं, बार स्टेशन में नहीं आए। तो ये दुर्भाग्य हमारा है कि हमारे संशोधन, जो प्रस्तावित संशोधन है, उस पर हमारा जो जिसको करना है वो विचार ही नहीं करता। आप लोगों को भ्रम है कि ये बार काउंसिल को करना है, ये बार काउंसिल को नहीं करना है। बंधु, भ्रम इसलिए है त्रिपाठी जी कि जब रजिस्ट्रेशन के नाम पर भारी भरकम उत्तर प्रदेश बार काउंसिल फीस ले रही थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं, ये पार्लियामेंट को राइट है। तो क्यों आप किस तरह से आपने जो है किस तरह से बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश कैसे संशोधन करके और फीस को बढ़ा ली थी, उसी तरह से उसको नियम बना करके सदस्यों की संख्या भी बढ़ानी चाहिए। क्या कहेंगे इस पर आप? अब आप सुन लें, बार काउंसिल को पंजीकरण के नियम उपनियम बनाने का अधिकार दिया गया है। सन 61 में 750 रुपये की जो कीमत थी
बिल्कुल, वो स्वीकृत रूप से आज उसके बराबर कीमत नहीं है। नहीं, 750 को उठा करके हमने 17-18 हजार तक बैठाया है, इसलिए कि हमारे पास एक बहुत बड़ा परिसर प्रयागराज में है और लखनऊ में है। उसमें एक बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं जिनको राज्य कर्मचारियों के बराबर तनख्वाह देनी है और पूरे परिसर को का बिजली पानी से व्यवस्था करनी है। ऐसी स्थिति में 17-18 हजार रुपया आज की तारीख में कोई ज़्यादा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने लाइन की परिभाषा नहीं की, प्रैक्टिकल नहीं हुए। क्या मैं एक सवाल पूछूं कि सन 61 की तनख्वाह पर माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति काम करना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमारी बात का जवाब स्वतः है आप दे चुके। नहीं तो संशोधन करने का राइट जो कहा, संशोधन उसमें मैंने कहा ना कि पंजीकरण के नियम उपनियम बनाने का अधिकार मुझे है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्यों कहा कि आपको जो है राइट नहीं है, जो है आप संसद ही इसको जो है। सुप्रीम कोर्ट के मैंने आपसे कहा कि हम उस निर्णय से सहमत नहीं है। हम लोगों ने उसके रिव्यू के लिए आज भी प्रस्ताव रखा है और रिव्यू डाल रखा है। और देखिए वहां भी निजाम बदलता है, जरा समझिए इसको। बिल्कुल, एक निजाम ने कहा कि पहले वेरिफिकेशन कराओ, सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायमूर्ति ने कहा पहले वेरिफिकेशन कराओ, चुनाव को देखा जाएगा। बार काउंसिल ऑफ यूपी और इंडिया उस वेरिफिकेशन कराने लगा, निश्चित रूप से उसका लाभ मिला। बिल्कुल, क्योंकि हमारी संख्या संतुलित हुई, जो 3.5-4 लाख भाग रही थी वो 2.5 लाख पर आके सीमित हो गई। दूसरे निजाम वहां जब सुप्रीम कोर्ट का बदला तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, वेरिफिकेशन होता रहेगा, तुम चुनाव कराओ। आज हमारी बात यह होगी कि हम चुनाव करा रहे हैं वेरिफिकेशन को रोक करके, जबकि 70% वेरिफिकेशन हुआ है, 30% वेरिफिकेशन बाकी है। तो वहां भी देखें विचार बदलते हैं व्यक्ति बदलने के बाद। हमने रिव्यू हम लोगों ने डाल रखा है और निकट भविष्य में मुझे उम्मीद है कि वो रिव्यू निर्धारित होगा कि आज की तारीख में 750 होना चाहिए या नहीं। नहीं ये तो ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आम अधिवक्ताओं के हित में है? इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए फीस। बिल्कुल नहीं है। मैं इसलिए कह दूं कि आप जाएं आज के खर्च को देखें तो एक लंबी चौड़े बार काउंसिल के आमदनी का एकमात्र स्रोत है नया रजिस्ट्रेशन और कुछ नहीं है। और नए रजिस्ट्रेशन में से अगर वो अपने तनख्वाह देने भर का खर्चा नहीं निकाल पाएंगे तो फिर क्या मतलब हुआ? 750 में बार, मुझे विश्वास है कि जो स्थिति आज की है बार काउंसिल 2 साल में बंद हो जाएगी। अगर इस पर सरकार ने संशोधन नहीं किया या सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश को पुनरीक्षित नहीं किया तो 2 साल के अंदर इस देश की बार काउंसिलें बंद हो जाएंगी। आपने कहा कि आय के स्रोत का एक सबसे बड़ा माध्यम रजिस्ट्रेशन फीस है। ऐसी स्थिति में तमाम सारे अधिभार लगाए जाते हैं। जैसे अगर किसी के खिलाफ एक्स पार्टी अगर ऑर्डर आता है और रिकॉल कराने जाता है तो सामान्य न्यायालय में 2 रुपये के टिकट पर जो रिकॉल होता है, आपके यहाँ बार काउंसिल में जो है 3500 या 2500 रुपये फीस लेकर के वो रिकॉल आप होता है और वो अधिवक्ता को ही देना पड़ता है जो है। तो ये सब भी ये जो अधिभार लगाए जाते हैं ये अधिवक्ता को कहीं न कहीं से प्रपीड़ित करते हैं। नहीं, आप जरा सुन, बार काउंसिल को चलाने के लिए आप शासन से तुलना करेंगे, ये ठीक नहीं है। नहीं है, सही। कोई भी हमको जो कार्रवाई करनी होगी हमको फीस लेनी ही पड़ेगी। जैसे वेरिफिकेशन हमने 250 लिया है, लेकिन अगर पूरे खर्चे को जोड़ा जाए तो एक वेरिफिकेशन पर 250 से अधिक खर्च आया है, उसको बार काउंसिल बियर कर रही है। फिर भी आपके घर तक नया कार्ड और नया सर्टिफिकेट पहुंचा रही है। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूं आपसे कि जो अधिभार को अधिभार न कहें आप। बार काउंसिल के पास कोई आमदनी ही नहीं है। बार काउंसिल जो पैसा जो गवर्नमेंट देती है वो अपनी एक बॉडी को देती है, अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति, जिसका चेयरमैन एडवोकेट जनरल होता है और जिसका सेक्रेटरी लॉ सेक्रेटरी होता है। वो वकील जो देता है वो पंजीकरण में एक बार दे दिया, उसके बाद कोई पैसा दिया नहीं। तो अगर नए रजिस्ट्रेशन से हम चार्ज नहीं करेंगे अपने खर्चे तो हम चलाएंगे कहाँ? अगर आपसे नई शिकायतों पर पैसे नहीं लेंगे तो हम शिकायतें चलाएंगे कैसे? हमारा डाक का व्यय है, हमारे मेंटेनेंस का व्यय है, हमारे कर्मचारियों का व्यय है, तो हम चला कैसे पाएंगे? यानी बार काउंसिल को चलाने के लिए अधिवक्ताओं के खिलाफ शिकायत होनी चाहिए, अधिवक्ताओं के खिलाफ डिसीजन आने चाहिए और उनको एक्स पार्टी निकाल होनी चाहिए और तमाम सारे अधिभार लगाने चाहिए। मतलब कुल मिला के बार काउंसिल तभी चलेगी। देखिए बता दें आपको कि आप एक सरसरी तौर पर उन बातों को नहीं कह सकते। कभी कभी बड़े रोमांचक शिकायतें आती हैं जिसको सुन करके रोए खड़े हो जाते हैं। अच्छी खासी रकम क्लाइंट से अनचेक ले ली गई, डायरेक्ट ऑनलाइन ले गई और उसका मुकदमा दाखिल नहीं किया गया। क्या ये दंडित किए जाने योग्य नहीं है मामला? बिल्कुल दंडित किए जाने योग्य है। ऐसा नहीं से ऐसे मिसकंडक्ट के मामले आते हैं जिनकी चर्चा करने से हमारे समाज की बदनामी होगी, लेकिन ऐसे लोग हैं, कचहरी में आप स्वीकार करेंगे उसको। नहीं बिल्कुल है। और तो ऐसे लोगों पर अगर एक चेक पॉइंट नहीं बनेगा तो वह कहीं और स्थिति बिगड़ जाएगी। फेक शिकायतें होती हैं,
इसमें दो राय नहीं है। मेरा तो मानना है कि 80% शिकायतें फेक होती हैं, लेकिन 20% सही भी होती हैं, जिनको आप सुन लेंगे, पढ़ लेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। निश्चित रूप से उसको हम इसलिए बार काउंसिल जो करती है, अगर न्याय संगत है तो अधिकांश मामले में बार काउंसिल न्याय संगत मामले लेती है। हमारे कुछ लोग पूर्वाग्रह से ले लेते हैं तो जलील होते हैं, बजत होते हैं, चुनाव में हार जाते हैं। अच्छा, निर्वाचन क्षेत्र पर थोड़ा एक सवाल मेरा जो है, जैसे मान लीजिए कि हमारे संविधान में व्यवस्था है निर्वाचन क्षेत्र की, कोई भी चुनाव होता है उसके लिए एक निर्धारित क्षेत्र होता है। अगर सांसद से कह दिया जाए कि आप पूरे देश में जाकर के वोट मांगिए और पूरे देश के आप सांसद रहेंगे, मर जाएगा वो, चुनाव लड़ ही नहीं पाएगा। लेकिन बार काउंसिल आप उत्तर प्रदेश के लिए, पूरा उत्तर प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र है, एक मेंबर को चुनाव लड़ने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करना पड़ता है। कभी इनकेस अगर कोई अधिवक्ता कह दिया आप बनारस के हैं और कह दिया बनारस का व्यक्ति कि आप हमारे हैं, तो आप कहेंगे कि नहीं, हमको तो गाजियाबाद वाला भी वोट देता है, हमको तो जो है मुरादाबाद वाला भी वोट देता है। तो आप तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कभी आपके दिमाग में आया कि निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था होनी चाहिए? बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्यों का भी निर्वाचन एक क्षेत्र होना चाहिए, 3 जिलों का, 4 जिलों का, 5 जिलों का, जो भी मतलब एक निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए। आप तो हमारे आराम की ही बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन एक बात बता दें आपको, क्यों बार काउंसिल सदस्य जाता है 72 जिले? तो एक जिले में 10-10 हज़ार वोट है, 7 हज़ार वोट मांगने के लिए आपको 10 जिले जाने की जरूरत क्या है? वो तो आप अपने एक हारने के डर से आप 20 जिले जाते हैं, 25 जिले जाते हैं। आपको अगर कॉन्फिडेंस है कि आप अपने जिले से जीत सकते हैं तो मत जाइए कहीं, 10,000 वोट तो आपके जिले में है ही है। लेकिन आप नियम नहीं बनाएंगे। हमको बनाना भी नहीं है बंधु, हमको नियम बनाना भी नहीं है, ये तय करना है पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट कल निर्धारित करते, हम तो चाहते हैं, हमारे मन की बात आप उठा रहे हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, आप आम अधिवक्ता के प्रतिनिधि हैं, हम चाहते हैं, और ये संशोधन पार्लियामेंट को भेजा जा चुका है कि आप क्षेत्र निर्धारित कर दें, आप संख्या बढ़ा दें, ये संख्या 25 के बजाय 50 कम से कम कर दें, और क्षेत्र निर्धारित कर दें, 3 जिले 4 जिले में से एक आदमी होगा। हम तैयार बैठे हैं, ये हमारे मन की बात है, हमारे खर्चे घटेंगे, हमारी दौड़ घटेगी, हमारा वकालत का नुकसान घटेगा, हम तो चाहते हैं, लेकिन करेगा कौन? करेगी पार्लियामेंट। वो सुनने को तैयार नहीं है, वो इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझती है, इसके महत्व को नहीं समझती है कि 5 साल 7 साल के बाद एक बार मुद्दा आएगा, फिर कोई उठाने वाला नहीं रहेगा, कोई चर्चा नहीं करेगा। ये तो हमारे मन की बात आप उठा रहे हैं। तो जिले स्तर पर आंदोलन होते हैं, बड़े आंदोलन होते हैं, तमाम सारी व्यवस्थाएं ठप हो जाती हैं। क्या इसके लिए आप लोगों ने कभी, भाई आप प्रस्ताव भेज दिए, प्रस्ताव भेजने के बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, उस प्रस्ताव के लिए कहाँ जिले के लोगों से आपने समर्थन मांगा कि आप बताइए, अपने सांसदों से सवाल करिए, अपने विधायकों से सवाल करिए? ये होना तो चाहिए ना, ये दबाव बनाने की व्यवस्था आपने कहाँ की? अच्छा, आपकी बात मान भी लें, आज 333 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 25 को जीतना है, तो बाकी लोग ही क्यों नहीं उठा लेते इस बात को? अभी मैं एक बात बता दूं आपको, आप शायद पर सवाल पूछने वाले भी होंगे। मैंने इलाहाबाद में आज से 7 साल 8 साल पहले मुख्यमंत्री की सभा में एक बात उठा दी थी कि अधिवक्ता कल्याण के टिकट का 4 अरब से अधिक रुपया आपके पास पड़ा हुआ है। 2 योजनाएं बनाकर बार काउंसिल भेज चुकी है उनके पास। 3 साल तक एक नए अधिवक्ता को 5,000 प्रतिमाह रुपया स्टाइपेंड और 70 वर्ष के अधिवक्ताओं को 15,000 रुपया प्रतिमाह जीवन निर्वाह भत्ता दीजिए। 1.5 अरब रुपए से अगर कार्पस फंड बना लिया जाए तो ये दोनों योजनाएं चल सकती हैं। दिक्कत क्या है कि ट्रक ड्राइवर अपनी बात 2 दिन में इस देश में मनवा लेता है और सीआरपीसी का अमेंडमेंट करा देता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम एकजुट नहीं हैं, हम सत्ता से कहीं जुड़ जाते हैं, कहीं सरकार में शामिल हो जाते हैं, कहीं जाति पर बढ़ जाते हैं, कहीं धर्म पर बढ़ जाते हैं, और हम इस आवाज में एकजुटता नहीं बना पाते। यह बात हमको स्वीकार करनी पड़ेगी। इस देश का वकील जिसे चाहे उसे वोट दे, लेकिन एक बार वह एहसास तो सरकारों को कराए कि अगर हमारा पैसा भी हमारे पर आप खर्च नहीं करने को तैयार हैं तो हम आपको क्षति पहुंचा सकते हैं। हम एहसास नहीं कराते, हम दौड़ करके जाके वोट दे आते हैं और दौड़ कर देने के बाद फिर बार काउंसिल सदस्यों को आप आरोपित करते हैं। यह सरकार के जिम्मे है, रेवेन्यू लेना सरकार का अधिकार है, और हमारा पैसा कल्याण टिकट की वजह से 4 अरब से अधिक जमा हो चुका है उनके पास। ये बात भी खुली कब? जब एक रिट पिटीशन में ये बात खोली गई, वहां जवाब सरकार ने दिया। ये भी 2-3 साल पहले की बात हो गई, आज वो 5 अरब हो गया होगा।
उसको सरकार नहीं दे रही है और हम दबाव नहीं बना पा रहे हैं। इसका दबाव खाली मेंबर नहीं बना पाएगा, आम अधिवक्ता को मेरे, आप देखिए पैम्पलेट में, शायद उत्तर प्रदेश में मेरा पैम्पलेट अकेला होगा, अजूबा होगा, जिसमें ये बातें लिख करके मैंने बंटवाई हैं। ये सब पैसे का उपयोग हो। 1.5 अरब रुपया अगर खर्च आप कर देंगे तो कार्पस फंड बना करके तो हमारी दोनों योजनाएं लागू हो जाएंगी। फेयर टिकट त्रिपाठी जी, एक विरोधाभास है, मुझे भी नहीं इस बात में इस बारे में जानकारी है। वेलफेयर टिकट का जो पैसा, जो वकालतनामे पर जो टिकट लगता है, उसका पैसा सीधे शासन को चला जाता है या फिर बार काउंसिल को पहले जाता है, बार काउंसिल शासन को भेजती है, क्या व्यवस्था है? आप ये जान लें, रेवेन्यू लेने का अधिकार सिर्फ सरकार को है, या बार एसोसिएशन जो चंदा लेता है वो उसको है। बार काउंसिल इन एडवोकेट एक्ट में स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसे यह अधिकार नहीं है कि वह किसी भी स्थिति में बार काउंसिल रेवेन्यू ले सके। यह पैसा सीधे टिकट सरकार देती है और टिकट के पैसा सरकार के पास जाता है। जो अधिवक्ताओं के निधन के बाद 5 लाख रुपए की धनराशि मिलती है, हम फॉर्म फॉरवर्ड करते हैं, वो 5 लाख रुपए की धनराशि एडवोकेट जनरल और एलआर के दस्तखत से उन मृतक अधिवक्ताओं के परिवार को डायरेक्ट जाती है। वो पैसा कतई बार काउंसिल में नहीं जाता। ये भ्रम आम अधिवक्ताओं के बीच में भी है कि वो पैसा बार काउंसिल को एक संशोधन इस पर भी बार काउंसिल का होना चाहिए कि अगर सरकार के पास पैसा जा रहा है और सरकार उसका उपयोग अधिवक्ताओं के लिए नहीं कर रही है, तो क्यों ना वो पैसा पहले बार काउंसिल को जाए और बार काउंसिल के द्वारा जो है उनको दिया जाए। नहीं, ये हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि फाइनेंस और रेवेन्यू लेने का अधिकार सरकार के अलावा किसी को है ही नहीं। संशोधन मांगिए इसके लिए। ये संशोधन भी आप नहीं करा सकते। फाइनेंस में ये तय है कि आप रेवेन्यू नहीं ले सकते और वो चंदा है नहीं तो कहीं कहीं से तो आपको लेना पड़ता है। नहीं, मान लीजिए वकालतनामे में नहीं लेते हैं, किसी और तरह से आप लेते हैं, आप सीओपी के नाम पर लेते हैं, आप रजिस्ट्रेशन के नाम पर लेते हैं, उससे तो बेहतर है कि वकालतनामे में 2 रुपया आप अपना लगा दीजिए। 2 रुपया अगर प्रति वकालतनामा अगर बार काउंसिल को जाता है कि बहुत बड़ी रकम जाएगी और अधिवक्ता को अनावश्यक खर्च नहीं करना पड़ेगा। आपका सुझाव अच्छा है, शासन ही इसको तय कर सकता है। शासन जैसे कहीं हरियाणा वगैरह कहीं गवर्नमेंट में है कि ये धनराशि 5 लाख से ऊपर होगी तो रीडाइवर्ट हो जाएगी बार काउंसिल। बिल्कुल, ये होना भी चाहिए, लेकिन यह निर्णय ही विधानसभा को लेना है उस पैसे के लिए। लेकिन ये कहेंगे ना, हम तो सब दे चुके कहेंगे ना। अरे भैया, यही नहीं, आज भी मृतक अधिवक्ताओं के हजारों दरखास्तें वहां लंबित हैं। हमने फॉरवर्ड करके दरखास्तें भेज दिया है, पैसा भी पड़ा हुआ है, खाली आपको रिलीज कर रहा है सरकार। 4-6 महीने के बाद जब किसी दिन मूड होता है 100-200 वकीलों का भेज देती है और बाकी का पेंडिंग पड़ा हुआ है। उसमें हमको कुछ भी नहीं करना है बार काउंसिल को। क्योंकि आप प्रत्याशी हैं और आप चूंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर हैं, तो आपसे जो बातचीत करके हमारे दर्शक जो जाने हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक चीज जाने हैं। देखिए, चुनाव लड़ने वाले हमारे यहाँ अनजाने में चुनावी वायदे करने लगते हैं। हमको चुनावी वायदे करने का भी कोई हक और अधिकार नहीं है। जब हमारा कार्यक्षेत्र 4 निर्धारित है तो 4 के बाहर हम जा कैसे सकते हैं? हम यही एक बात अलग से कह सकते हैं कि आम अधिवक्ता की बात, बारिस्टन की बात जोर शोर से हम ऊंचाई पर पहुंचाएंगे, चाहे वो शासन का स्थान हो चाहे वो न्यायपालिका का स्थान हो। हम कोई चुनावी वादा नहीं कर सकते, क्योंकि बार काउंसिल के पास न तो कोई अकुत धन पड़ा हुआ है, न बार काउंसिल के पास कोई पावर है, भ्रम में कोई न रहे। यह कायदे से सम्मान का एक पद है। आप कहें साहब सम्मान के लिए लोग खर्च क्यों करते हैं, तो जो खर्च ज़्यादा करते हैं आप उनसे पूछिए। हम लोगों का तो खर्च खाली इतना है जो कार्ड वगैरह छपवाने में जो खर्च आया हो और जो गाड़ी भाड़े का खर्च आया हो। हम जिस जिले में जाते हैं वहीं अपने साथी के यहाँ रुकते हैं, वहीं अपने साथी का खाते हैं, वहीं अपने साथी के यहाँ सोते हैं और दिन भर मिलते हैं और शाम को चले जाते हैं। तो खर्च आप अपने मन से करिए, आपके पास ज़्यादा है तो करिए, लेकिन परिवहन के अलावा और कुछ कागजात छपवाने के अलावा खर्च ही क्या है बार काउंसिल के चुनाव में? बिल्कुल। त्रिपाठी जी, आप तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और अधिवक्ता मतदाता आपको पुनः एक बार वोट दें, क्यों, क्या कहेंगे? मेरा निवेदन यह है कि बार काउंसिल के स्तर पर या बार के स्तर पर आज से कुछ साल पहले तक वकीलों को एक पैसा भी उपलब्ध नहीं हो रहा था। आज कम से कम 2-3 योजनाएं तो हैं। एक योजना ये है कि 5100 रुपये जमा करके 30 साल के बाद आप 5 लाख पा जा रहे हैं। दूसरी योजना ये है कि अगर आप 70 साल के अंदर आपके निधन होता है तो आप 5 लाख पा जाते हैं, 70 के ऊपर निधन होता है तो 3 लाख पा जाते हैं। ये आर्थिक पक्ष हुआ। दूसरा, बार काउंसिल आपकी आवाज को बुलंदी तक पहुंचाती है। इसलिए वोट दे कि पिछले संघर्ष के दौर में
कम से कम मेरे 10 वीडियो ऐसे होंगे जो रिस्क लेकर के वो वीडियो, नुकसान उठा करके वो वीडियो आप देखेंगे तो लगेगा हमने अधिवक्ताओं की आवाज़ को ऊपर ले जाने का प्रयास किया है। मुझे शायद मैं पहला व्यक्ति हूं या आखिरी व्यक्ति हूं, मुझे नुकसान उठाना पड़ा, मुझे उस पद से हटाया तक गया जिस पद पर मैं था। अगर हाईकोर्ट न होती और कपिल सिब्बल जी की मदद न मिली होती तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सदस्य न होता आज की तारीख में। तो हमारा निवेदन यह है कि आवाज उठाने के लिए अपने सदस्य को चुनिए कि जो आपकी आवाज, जो आपकी कमजोरियां, जो आपकी कमियां बुलंदियों तक ले जाए। मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या कोई न्यायपालिका का स्तर हो, आप आपकी बात उठावे। यही मुख्य कार्य है बार काउंसिल के सदस्य का। बार काउंसिल का सदस्य इसलिए नहीं बनाया गया है कि झूठे वादे आपको करे। त्रिपाठी जी, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात कही जाती है, बार बार इसको उठाया जाता है, तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बने इस संबंध में बहुत अच्छा सवाल आपका है, बहुत ही अच्छा सवाल आपका है। उसके लिए आपकी भूरी भूरी प्रशंसा होनी चाहिए। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को बना करके बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने, केंद्र ने और राज्य सरकार दोनों को उपलब्ध करा दिया, बिल बना करके। दूसरी बात, 2 राज्यों ने जो कांग्रेस सरकारें थीं, कर्नाटका की और राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार ने इस बिल एक्ट को लागू भी किया, लेकिन वो कमजोर है, बहुत कमजोर बनाया। हम उसमें कमजोरी से सहमत हैं, लेकिन उन्होंने किया। हमारी भाजपा की सरकारों ने इस पर तवज्जो भी नहीं दिया। फिर वही बात लौट के आती है कि बना के हमने दे दिया, उस पर विचार नहीं कर रहे हैं। पर्दे के पीछे से शिकायतें आई हैं कि जो उच्चाधिकारी हैं वो आपत्ति लगा देते हैं और हमारी राजनेता उच्चाधिकारियों की बात ज़्यादा सुनते हैं चुने जाने के बाद। उन्होंने 2 आपत्ति लगाई। एक लगाया उन्होंने कि ये कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट को हिट करता है, दूसरी आपत्ति लगाई कि ये जुडिशियल प्रोटेक्शन एक्ट को हिट करता है। बिल्कुल गलत ये है, भ्रम है। आप डायस के ऊपर आपका एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं चढ़ेगा। डायस के ऊपर आपका जुडिशियल प्रोटेक्शन एक्ट है, डायस के ऊपर आपका कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट है और डायस के नीचे हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है। मेरी आपत्ति बड़ी तगड़ी है कि न्यायपालिका के न्यायाधीश गण भी जो बोले वो ऑर्डर में लिखें और जो ऑर्डर में नहीं है उसको बोलने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में एक घटना घटी, मैं उस जूता कांड की भर्त्सना करता हूं, उसका कहीं से भी सम्मान करने का सवाल नहीं है, कोई इस देश का नागरिक नहीं करेगा। बहुत घृणित घटना थी, लेकिन क्यों घटी जब इस पर सवाल जाएगा आपको, एक अनावश्यक टिप्पणी के नाते घटी। आपको बोलने का अधिकार नहीं है, आपको लिखने का अधिकार दिया है, वकील को बोलने का लाइसेंस दिया है, वकील बोले। तो बंधुओं, क्लैश वहीं शुरू होता है। तो न्यायपालिका की तरफ से अगर टिप्पणी आती है तो बात समझ में आती है, लेकिन राजनेता जब उधर से टिप्पणी आती है तो पीछे हट लेता है। ये गलतफहमी है। हमारा जुडिशियल प्रोटेक्शन एक्ट को हम कहीं हिट करने नहीं जा रहे हैं, हम कहीं कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट को हिट करने नहीं जा रहे हैं। हम डायस के नीचे अपना अधिकार सुरक्षित रखना चाहते हैं। और वो क्या अधिकार है कि गंभीर मामलों को छोड़ करके वकीलों के खिलाफ तब तक कोई कार्रवाई या वारंट न हो जब तक कि सीजीएम के यहाँ उस संबंधित वकील को उसकी सुनवाई न हो और सीजीएम वारंट जारी न करे। उसमें बातें हैं। बिल्कुल। अगर कोई कंप्लेन किया जाता है तो कंप्लेन करने वाले पर जुर्माना लगे। इस तरह का संरक्षण हम चाहते हैं। न्यायपालिका भी हमारे पर अनावश्यक टिप्पणी न करे, जो टिप्पणी करे वो लिखा पढ़ी में करे, हमारे खिलाफ जवानी तौर पर टिप्पणी न करे, कोर्ट में अपमानित न करे, हमारा ये कहना है। तो इस प्रोटेक्शन एक्ट से किसी को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हम दबाव नहीं बना पा रहे हैं। क्यों? फिर वही बात घूम के आती है। कुछ लोग जाति के नाम पर, कुछ लोग धर्म के नाम पर, कुछ लोग सरकार में जुड़ गए, कुछ सत्ता से जुड़ गए। ऐसे लोग हमारे बीच से हट जाते हैं, जो बचते हैं बेचारे, उनकी आवाज न कारखाने में तूती की हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर त्रिपाठी जी, हमारी शुभकामना है। और मैं 2 पंक्तियों से मैं अपने कार्यक्रम का समापन करता हूँ। जयशंकर प्रसाद ने कहा कि परिश्रम करता हूँ अविराम, बनाता हूँ क्यारी और पुंज। बड़ा अच्छा लगा। दीर्घ जल से आनंद खिलेगा कभी मल्लिका पुंज। हमारी गोरखपुर में मुझे जो सम्मान मिला, अपना समय, आप सबों ने जो सम्मान दिया, उसके लिए आपको प्रणाम, भूरि भूरि धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय दिया और आप गोरखपुर भ्रमण पर आए और आपने हमारे लिए भी कुछ समय निकाला और हमारे दर्शकों को अच्छी अच्छी बातें अपनी कार्य योजना के बारे में बताया, अपनी पिछली कार्रवाई के बारे में आपने बताया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपने ये अवसर दिया। थैंक यू।